एक बार तथागत गौतम बुद्ध से उनके एक शिष्य ने पूछा, कर्म क्या है? यह सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने उत्तर दिया, कर्म को समझाने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। इस कहानी को सुनने के बाद आप सभी को समझ आ जाएगा कि कर्म क्या है। गौतम बुद्ध ने कहानी सुनानी शुरू की कि एक राज्य में एक राजा राज्य करता था। एक बार वह अपने मंत्री के साथ देश भ्रमण पर गए। घूमते घूमते राजा और मंत्री एक बाजार में पहुंचे। उस बाजार में राजा का ध्यान एक दुकानदार पर गया। उस दुकानदार को देखकर न जाने क्यों राजा के मन में विचार आया कि कल इस दुकानदार को मृत्युदंड दे दूं। राजा ने यह बात अपने मंत्री को बताई। मंत्री कुछ कहता उससे पहले ही राजा उस दुकानदार की दुकान से आगे निकल गया और दूसरे काम करने लगे। मंत्री बहुत चिंतित हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर दुकानदार की गलती क्या है। बिना दुकानदार से बात किए, बिना सोचे समझे महाराज ऐसा निर्णय लेने की क्यों सोच रहे हैं? राजा और मंत्री दर्शन करके वापस दरबार में आए, लेकिन मंत्री को पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह उठकर मंत्री ने एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण किया और उस दुकानदार के पास गया और दुकानदार से पूछा, क्या बेचते हो? दुकानदार ने उत्तर दिया, मैं चंदन बेचता हूं। फिर मंत्री आसपास के लोगों से दुकानदार के बारे में पूछने लगे। सभी ने उत्तर दिया कि दुकानदार किसी से बात नहीं करता, हमेशा उदास रहता है। मंत्री को बात समझ आ गई। वह मंत्री फिर से दुकानदार के पास गया और उस दुकानदार से पूछा, तुम दुखी क्यों रहते हो? दुकानदार ने कहा, मैं इस बात से दुखी रहता हूं कि लोग मेरी दुकान पर आते हैं, चंदन की लकड़ी को सूंघते हैं और कहते हैं कि यह बहुत सुंदर है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, लेकिन किसी ने नहीं खरीदा, इसलिए मैं बहुत दुखी हूं। मंत्री को भी दुकानदार की बात सुनकर दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि कोई भी दुकानदार क्यों दुखी होगा अगर उसकी दुकान का कोई सामान नहीं खरीदा जाए, जबकि सामान में कोई दिक्कत नहीं है। मंत्री सोचने लगा कि यह दुकानदार किस वजह से इतना दुखी रहता है, उसके दुख। लेकिन राजा इस दुकानदार को फांसी पर क्यों लटकाना चाहता है? राजा के मन में जो विचार आया उसका उत्तर मंत्री को अभी तक नहीं मिला था। मंत्री ने फिर दुकानदार से पूछा, भाई, तो फिर तुम क्या करोगे अगर सारी चंदन की लकड़ियां तुम्हारी दुकान ऐसी रखी है कि रखी रहेगी? दुकानदार ने गुस्से में कहा, हां, मैं जानता हूं कि मेरी चंदन की लकड़ियां ऐसी ही पड़ी रहेंगी, उन्हें कोई नहीं खरीदेगा। इसलिए मैं सोचता हूं कि हमारे देश के राजा को जितनी जल्दी हो सके मर जाना चाहिए। यदि उनकी मृत्यु जल्दी हो जाती तो उस राज दरबार में उस राजा के दाह संस्कार के लिए मैं अपनी चंदन की लकड़ी दे देता, जिससे मुझे कुछ धन भी मिल जाता, और इस बाजार के अलावा दूसरे लोगों को भी मेरी चंदन की लकड़ियों के बारे में पता होगा। तब शायद कुछ लोग मेरी दुकान पर चंदन की लकड़ियां खरीदने आएंगे। दुकानदार की बात सुनकर मंत्री को सारी बात समझ आ गई, लेकिन मंत्री भी बहुत चतुर और बुद्धिमान था। उसके मन में एक विचार आया। मंत्री ने दुकानदार से चंदन की कुछ लकड़ियां खरीदी। इस खरीदारी से दुकानदार को कुछ पैसे भी मिले और वह थोड़ा खुश भी हो गया। मंत्री चंदन की लकड़ी लेकर दरबार में वापस आया। दरबार में पहुंचकर मंत्री ने वे चंदन की लड़ियां राजा के सामने रख दी और कहा, हे राजन, ये चंदन की लकड़ियां आपको उसी दुकानदार ने भेंट की है जिसे आप कल लटकाने की सोच रहे थे। राजा ने उन चंदन की लकड़ियों को सूंघा और उन्हें उन लकड़ियों की सुगंध बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा, ये चंदन की लकड़ियां बहुत सुगंधित होती हैं। दुकानदार के इस अनोखे उपहार से राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने मंत्री को कुछ सोने के सिक्के दिए और कहा, जाओ, ये सोने के सिक्के उस दुकानदार को दे दो और कहना कि आज के बाद जब भी महल में चंदन की लकड़ी की जरूरत होगी तो तुम्हारी दुकान से केवल चंदन की लकड़ी मिलेगी, वहां ले जाया जाएगा। मंत्री मुस्कुराने लगा और सोचने लगा कि अब उस दुकानदार को फांसी देने का विचार राजा के मन में नहीं आ सकता, क्योंकि अब हमेशा उस दुकानदार को शाही दरबार के लिए चंदन की लकड़ी की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी मिल गई। मंत्री सोने के सिक्के लेकर वापस दुकानदार के पास गया। इधर राजा सोच में पड़ गया कि वह दुकानदार बहुत अच्छा व्यक्ति है। जब मैं उसके बारे में सोच रहा था कि मैं उसे कल फांसी पर लटका दूंगा, तो शायद उस समय उसके मन में यह विचार चल रहा था कि राजन पहली बार मेरी दुकान के सामने आया है, मैं उसे अपनी खूबसूरत और क्यों नहीं दे सकती सुगंधित लकड़ियां, और आज उसने मुझे भी प्रस्तुत किया। बेवजह मैं उसे फांसी देने की सोच रहा था। यहां मंत्री दुकानदार के पास पहुंचे। मंत्री ने राजा द्वारा दिए गए सोने के सिक्के दुकानदार को दिए और कहा कि जो चंदन की लकड़ी मैंने कल खरीदी थी, राजा को वे चंदन की लकड़ियां बहुत पसंद आईं और इनाम के तौर पर आपको कुछ सोने के सिक्के भेजे गए हैं। यह सुनकर दुकानदार बहुत खुश हुआ। साथ ही मंत्री ने उस दुकानदार से यह भी कहा कि आज से जब भी दरबार में चंदन की लकड़ी की जरूरत होगी
तुम्हारी दुकान से सारी चंदन की लकड़ियां ले ली जाएंगी। मंत्री की बात सुनकर दुकानदार बहुत खुश हुआ। मंत्री ने दुकानदार से पूछा, क्यों भाई, तुम राजा के बारे में इतना बुरा सोचते थे? परंतु देखो, राजा को तुम्हारी कितनी चिंता है। राजा कितने अच्छे हैं। राजा कभी भी अपनी प्रजा के बारे में गलत नहीं सोचता। दुकानदार मंत्री की बात से सहमत हो गया और बहुत दुखी होकर राजा के प्रति अपने बुरे विचारों पर पश्चाताप करने लगा। दुकानदार ने मंत्री से कहा, मैं राजा के बारे में बहुत गलत सोचता था। राजा बहुत अच्छा है। राजा बहुत अच्छा है। ईश्वर करे कि राजा दीर्घायु हो। यह सुनकर मंत्री भी बहुत खुश हुआ। फिर मंत्री वहां से वापस दरबार में चला गया और यहीं तथागत गौतम बुद्ध ने इस कहानी को समाप्त करते हुए अपने शिष्यों से पूछा कि अब आप लोग मुझे बताएं कि कर्म क्या है। एक शिष्य ने कहा कि कर्म बोले हुए शब्द हैं। एक शिष्य ने कहा कि क्रिया ही वाणी है। तो किसी ने कहा कि कर्म ही सोचना है। तो किसी ने कहा कि कर्म एक भावना है, वगैरह वगैरह। अपने सभी शिष्यों का उत्तर सुनने के बाद महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा कि मनुष्य के विचार ही उसके कर्म हैं। जैसे हमारे विचार रहेंगे, हम वैसे ही कार्य करेंगे और उन विचारों के द्वारा किए गए कार्य ही हमारे सुख दुख के लिए जिम्मेदार होते हैं। अर्थात यदि हमारे विचार गलत हैं तो हमारे द्वारा किए गए कार्य भी गलत होंगे और उनका परिणाम भी गलत होगा, जिसके परिणाम स्वरूप हम दुखी होंगे। अगर हमारे विचार सही हैं तो हम सही कर्म करेंगे। अगर हम सही कर्म करेंगे तो हमें सही परिणाम मिलेंगे, जिससे हमारे जीवन में खुशियां आती हैं। कर्म का अर्थ है क्रिया। इस संसार में जो भी कार्य हो रहा है वह कर्म है। दरअसल देखा जाए तो कर्म क्रिया और प्रतिक्रिया के सरल सिद्धांत का पालन होता है। हम जो कुछ भी करते हैं वह एक क्रिया है और फिर क्रिया और प्रतिक्रिया के सिद्धांत के अनुसार हर क्रिया का एक परिणाम होता है। जैसे कांच का गिलास फेंकना एक क्रिया है और उसका टूटना उसका परिणाम है, अतिवृष्टि एक कर्म है और बाढ़ उसका परिणाम है। दरअसल परिणाम हमारे हित में होगा या नुकसान में, यह पूरी तरह से हमारे द्वारा किए गए कार्य पर निर्भर करता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ऊपर आसमान में कोई बैठा है जो तय करता है कि किसके जीवन में खुशी देनी है और किसके जीवन में दुख देना है, जबकि असल में हमारे कर्म और फिर उसके परिणाम ही हमारे सुख दुख का निर्धारण करते हैं। इसीलिए हमारी भारतीय परंपरा में कहा जाता है कि आप अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। दरअसल कर्म का परिणाम ही भाग्य होता है और हमें कैसे कर्म करना है ये पूरी तरह हमारे हाथ में होता है। इसलिए जब कोई अच्छे कर्म करता रहता है तो उसका भाग्य भी बेहतर होता चला जाता है। जैसे अगर दो बच्चे हैं और उनमें से एक बचपन से ही नई नई चीजें सीखने और सीखने की कोशिश करता रहता है तो वह जो भी करता है उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करता है, और दूसरा बच्चा जो न तो कुछ नया सीखने और सीखने की कोशिश करता है और न ही कोई काम पूरे मन से करता है। इसलिए समय बीतने के साथ वह पहला बच्चा अपने जीवन में एक बहुत ही सफल व्यक्ति बन जाता है, जबकि दूसरा बच्चा अभी भी अपने जीवन में संघर्ष कर रहा है। सालों बाद जिंदगी, अब यहां पहले बच्चे को देखकर दूसरा बच्चा भी बड़ी आसानी से कह देगा कि उसकी किस्मत अच्छी थी, लेकिन असल में उसके कर्म अच्छे नहीं हैं, जिससे उनकी किस्मत भी चमक गई। इसलिए हम चाहें तो अपने कर्म को बदलकर अपना भाग्य बदल सकते हैं। सीधी सी बात है कि जैसे ही आप अपना कर्म बदलेंगे आपका भाग्य बदलना शुरू हो जाएगा, और यह बात अच्छे और बुरे दोनों ही परिस्थितियों में लागू होती है। लेकिन वास्तव में कोई व्यक्ति कैसा अभिनय करता है यह मुख्य रूप से उसके माता पिता, परिवार, समाज और आसपास के माहौल पर निर्भर करता है। ज्यादातर मामलों में अभिनेता का बेटा अभिनेता, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर और डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनने की कोशिश करता है। इसका कारण यह है कि हमारा शरीर और दिमाग हमारे आसपास से जानकारी इकट्ठा करते हैं और हम कोई भी काम अपने अंदर मौजूद जानकारी और ज्ञान के आधार पर करते हैं और फिर हमें उसके अनुरूप परिणाम मिलता है। दरअसल हम अपने दैनिक कार्यों में से 99% काम बिना सोचे समझे करते रहते हैं, क्योंकि हमारा शरीर और दिमाग प्राप्त सूचनाओं को याद रखता है और फिर उन्हें दोहराता रहता है। जैसे जब हम कार चलाना सीख रहे थे तब हम देखभाल कर रहे थे, सब कुछ पूरे होश के साथ, कहाँ है स्टीयरिंग, कहाँ है ब्रेक, लेकिन कुछ देर बाद हम बात करते हुए या कुछ भी सोचते हुए बहुत आसानी से कार चला लेते हैं, क्योंकि हमें कार चलाने के लिए ही प्रोग्राम किया गया है और हम अपने लगभग सभी काम अब इसी तरह से करते हैं। बिना किसी जागरूकता के वो चीजें बस होती रहती हैं। क्योंकि हमारा काम बिना किसी जागरूकता के किया जा रहा है, इसलिए हम सोचते हैं कि कोई और हमें चला रहा है, कोई अदृश्य शक्ति, जबकि वास्तव में हमारे कार्य अब हमारी आदत बन गए हैं। यदि हम अपने अधिकांश कार्य सचेत होकर करना शुरू कर दें तो हम पाएंगे कि हमारा भाग्य हमारे हाथों में है
क्योंकि जागरूकता के कारण ही हमारा अपने कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण होता है। जैसा कि गौतम बुद्ध ने उपरोक्त कहानी में कहा है कि हमारे विचार ही हमारे कार्य हैं, और जागरूकता की स्थिति में हमारा अपने विचारों पर पूर्ण नियंत्रण होता है। विचारों के नियंत्रण से हम अपने कार्यों पर नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं, और फिर जब हमारे कार्य हमारे अनुरूप होते हैं, हमें तो उसका परिणाम भी उसी के अनुरूप होगा।